नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लक्ष्य प्रोग्राम के तहत उस पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीते एक साल में जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उससे हम एक बार देख लेंगे और इससे संबंधित जो अन्य डायमेंशंस हैं उस पर भी गौर करेंगे। पहली खबर देखते हैं। ये एक रॉयल बंगाल टाइगर है और इसके बारे में पता लगाया गया है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इसके बारे में एक जानकारी मिली है कि बहुत लंबे समय के बाद यह वहाँ पर देखा गया है और इस लिहाज से इससे संबंधित जो खबर है वह चर्चा में आई है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व या फिर बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि ये है कहाँ पर। ये है वेस्ट बंगाल में। ये ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहीं पर ये टाइगर को देखा गया है। इस लिहाज से यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि यह टाइगर रिजर्व या फिर बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर समझने लायक हैं। पहली महत्वपूर्ण विशेषता तो यह है कि यह जो टाइगर रिजर्व है यह भूटान से इसकी सीमा लगती है और इसलिए इसकी सीमा भूटान से लगती है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो एक सीमा क्षेत्र है वो भूटान से भी स्पर्श करता है और बुक्सा टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो लगभग इसी क्षेत्र में आता है। इस लिहाज से यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा और साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस टाइगर रिजर्व से एक नदी प्रवाहित होती है। इसका नाम क्या है? जयंती रिवर या फिर जयंती नदी के तौर पर इसे हम जान सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझने लायक हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है और इसमें टाइगर रिजर्व से होकर करके कौन सी नदी बहती है ये आप समझ गए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर से रूबरू करवा देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भी एक टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया है। यहाँ पर ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह है छत्तीसगढ़ में और इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ कि बाघों के संरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में पूरे दुनिया में कई तरीके से कई स्तरों पर पहले की जा रही इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग एक डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन के माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करनी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है वो टाइगर से ही संबंधित डिक्लेरेशन है, ये आपको यहाँ पर नोट करना होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारत के स्तर पर भी टाइगर्स के संरक्षण की दिशा में कई सारे प्रयास किए गए हैं। इन्हीं में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में इसकी शुरुआत बाघों के संरक्षण के मद्देनज़र की गई थी और इसके साथ साथ NTCA या फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना भी की गई थी बाघों के संरक्षण के लिहाज से। वर्ष 2005 में इस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और यह जो अथॉरिटी है यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये अथॉरिटी आती है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में तो की ही गई थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। कई बार सवाल इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि यह संस्था या फिर यह प्राधिकरण किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सांविधिक है, संवैधानिक है, क्या है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा यह एक सांविधिक संस्था है या फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नोट करने लायक है। आगे एक और खबर को देखते हैं। वो खबर है कि वेस्टर्न घाट से संबंधित एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति जाहिर की है और उसी को लेकर करके यह खबर आई है। यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट तैयार की गई थी के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा और के कस्तूरी रंगन समिति ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, जो अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले माधव गाडगिल के नेतृत्व में भी पश्चिमी घाट से संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माधव गाडगिल कमेटी या फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी, इन दोनों कमिटीज़ का जो रिलेशन है ये पश्चिमी घाट के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित है। तो ये यहाँ पर आपको नोट करना होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस कमेटी की रिपोर्ट्स में या फिर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई थी। पहली बात तो ये की गई थी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए
कितने परसेंट इलाके में, तो 37%, 37% का जो क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए वेस्टर्न घाट के रीजन में। यानी इस तरीके से इतने व्यापक क्षेत्र में यदि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा, देन फिर वेस्टर्न घाट के बेहतर कंजर्वेशन या फिर बेहतर संरक्षण की कोशिश की जा सकती है। ये इस रिपोर्ट में बातें कही गई थी। यदि इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इससे संबंधित जो एरिया है वो कौन कौन से राज्यों से वो एरिया गुजरता है, उसे यदि हम देखें तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, ये सभी राज्य जो हैं वेस्टर्न घाट से संबंधित माने जा सकते हैं। तो आपसे परीक्षा में सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट से संबंधित जो प्रमुख स्टेट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना होगा। मैप के माध्यम से भी आप चाहें तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरला, यानी कि ये सभी जो इलाके हैं ये सभी यहाँ पर वेस्टर्न घाट से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कई बार ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि वेस्टर्न घाट केवल इसी वाले रीजन में है, जबकि यहाँ पर गुजरात वाले रीजन को भी यहाँ पर शामिल किया गया है और तमिलनाडु का भी एक पार्टिकुलर जो इलाका है उसे भी वेस्टर्न घाट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बातचीत करते हैं। इसमें और क्या कहा गया है कि इसमें यह भी कहा गया है कि यूनेस्को हेरिटेज टैग से संदर्भित भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। आगे की खबर को देखते हैं। आगे की खबर क्या है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सर्किल ऑफ ग्लूम नाम का एक टर्म है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस तरीके से सवाल बन सकता है कि सर्किल ऑफ ग्लूम का मतलब क्या होता है या फिर सर्किल ऑफ ग्लूम किससे संबंधित है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी टाइगर रिजर्व या कोई भी सेंचुरी है, कोई भी नेशनल पार्क है, वो उस पार्टिकुलर नेशनल पार्क को यदि आप सेंटर मानेंगे तो 10 किलोमीटर का जो रेडियस होगा उस सेंटर से उस पूरे रेडियस के जितने इलाके होंगे, जो भी क्षेत्र होंगे, वो सभी को ESZ या फिर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत माना जाना चाहिए। और यह जो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है इसे सर्किल ऑफ ग्लूम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सर्किल ऑफ ग्लूम का संबंध किससे है, पर्यावरण से है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है, किस चीज़ से है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और इस कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंटर कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी सेंचुरी माना जा सकता है और उसके 10 किलोमीटर का जो रेडियस होगा वही पूरा का पूरा जो सर्किल उससे बनता है वह सर्किल ऑफ ग्लूम के नाम से जाना जा सकता है। और इसी को यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है कि 10 किलोमीटर तक का जो रीजन है वो इसके अंतर्गत आ सकता है। और इसे नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? ESZ के संदर्भ में बात की यदि हम करें तो ESZ को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी नेशनल पार्क्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इन सभी का बेहतर तरीके से कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लिहाज से इन पर बड़े स्तर पर ध्यान दिया जाता है। अगली खबर की बात करें तो जर्नी ऑफ गंगा रिजुविनेशन के संदर्भ में गंगा कनेक्ट नाम से एक आयोजन किया गया था और यह आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था बीते साल के नवंबर माह में। इस लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा कनेक्ट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो यह एक प्रकार का ग्लोबल एग्जीबिशन और एक तरीके से आउटरीच प्रोग्राम के तौर पर इसे अपनाया गया, इसे सेलिब्रेट किया गया। और इसमें सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के माध्यम से इसमें कार्यवाहियाँ कुछ हुई और पहली बार ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में गंगा कनेक्ट जैसा कोई आयोजन किया गया था। तो इस लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे की खबर को देखते हैं। आगे की खबर क्या है? आगे की खबर है कि सफ़र इंडिया के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है और जिसमें दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी में शामिल किया गया है। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखने लायक हैं कि सफ़र का मतलब क्या हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये वेरी पुअर कैटेगरी में है। और सफ़र जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो सफ़र का मतलब क्या हुआ? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, SAFAR, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग
एंड रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता है और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। परीक्षा में यदि ABCD टाइप से सवाल पूछ लिए जाते हैं ऑप्शंस दे करके, वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही पुअर है, वेरी पुअर कैटेगरी में इसे रखा गया है। यदि सफ़र के माध्यम से यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे मेज़र किया जाता है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग एरियाज़ जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट साइट, अर्बन कॉम्प्लेक्स, कोस्टल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया, हर जगह पर अलग अलग स्थितियों में जो एयर की क्वालिटी है उसके आधार पर मेजरमेंट किया जाता है इसके अंतर्गत। और इस लिहाज से एक बेहतर जो डाटा है वो इसके माध्यम से मिलता है और इसे एक पैनल के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है, इसे एग्जिबिट किया जाता है ताकि वो जो भी डाटा है वो क्लियरली लोगों को जानकारी में आए। आगे बात करते हैं, COP26 का आयोजन किया गया था बीते साल ग्लासगो में। आप सबको इसके बारे में पता होगा, कई दिनों तक यह खबर चर्चा में रही थी। तो ये ध्यान में रखना होगा कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें की गई थी। पहली महत्वपूर्ण बात तो की गई थी मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरी महत्वपूर्ण बात की गई थी एडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में। यदि हम मिटिगेशन की बात करें तो मिटिगेशन में ये कोशिश की गई थी कि किस चीज़ का रिडक्शन करें, किस चीज़ को हम किस चीज़ के उत्सर्जन में कमी की कोशिश की जाए, तो कार्बन उत्सर्जन में कमी की कोशिश करने की बात की गई थी। और साथ ही यह भी कोशिश की गई थी कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जो पूरी धरती पर पड़ रहा है इसको और कैसे हम कम करें, किस तरीके से हम उसके प्रति हम एडेप्टेशन की प्रवृत्ति विकसित करें। तो इन दोनों ही स्तरों पर काम करने की कवायद COP26 के माध्यम से की गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मिटिगेशन और एडेप्टेशन इन दोनों पर फोकस किया गया था इस सम्मेलन में। किसमें? COP26 में। यदि हम मिटिगेशन की बात करें तो इसमें पहली बार कोयले के या फिर कोयले से होने वाले उत्सर्जन पर ध्यान दिया गया था और पहली बार इसमें कोयला को शामिल किया गया था COP के डिसीजन में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के डिसीजन में, है ना, COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। तो इसमें पहली बार कोयले को शामिल किया गया था और इसे फेज आउट तरीके से समाप्त करने की बात इसमें की गई थी। फेज आउट मतलब चरणबद्ध तरीके से इसके इस्तेमाल को समाप्त करना था। एक बार में ही तो इसका इस्तेमाल समाप्त हो नहीं सकता, इसलिए चरणबद्ध तरीके से इसके इस्तेमाल को कम करने की या फिर समाप्त करने की बात इसमें की गई थी। वहीं यदि हम एडेप्टेशन के अंतर्गत बात करें तो 2 ईयर प्रोग्राम इसमें डिजाइन किया गया है जिसके अंतर्गत ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन को डिफाइन करने पर फोकस किया गया है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें COP26 के तहत की गई थी। एडेप्टेशन और मिटिगेशन पर विशेष बल दिया गया था। आगे बात करें तो फाइनेंस के स्तर पर भी ये कोशिश की गई थी कि जो भी विकसित देश हैं या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वित्तीयन के स्तर पर अपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को दोगुना करें और इस लिहाज से ये उनसे एक तरीके से एक्सपेक्टेशन किया गया था। इसके साथ साथ ही ये भी एक्सपेक्टेशन किया गया है कि $100 बिलियन से अधिक की जो एक व्यवस्था की गई है निधियन के तौर पर या फिर फंडिंग के तौर पर, इस फंडिंग को और आगे इंक्रीज़ किया जाए और आगे एक्सटेंड किया जाए। कितना एक्सटेंड किया जाना चाहिए इस पर भी कुछ इनिशिएशंस इसमें किए गए थे और इस लिहाज से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि COP26 में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फाइनेंसिंग, इन तीनों के स्तर पर मैंने आपको एक एक करके बताया है कि फाइनेंसिंग के स्तर पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मिटिगेशन के स्तर पर क्या कुछ किया गया है और एडेप्टेशन के स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है। इससे संदर्भित सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो इसी में कार्बन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी चर्चा की गई है। कार्बन मार्केट का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जो भी देश कार्बन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ न कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेगा और वह कार्बन क्रेडिट वो ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यह जो व्यवस्था है इसी व्यवस्था को कार्बन मार्केट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन मार्केट्स अलाउ कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू अर्न कार्बन क्रेडिट फॉर द एमिशन रिडक्शंस, दिस कैन लेटर बी ट्रेडेड, है ना। यानी कि कोई भी देश कार्बन उत्सर्जन में कमी करता है तो उसे
उसके अगेंस्ट में कार्बन क्रेडिट मिलेगा और देन वह उस कार्बन क्रेडिट को ट्रेड भी कर सकता है, यानी दूसरे देश को बेच भी सकता है। इस पूरी व्यवस्था को कार्बन मार्केट के अंतर्गत लाया गया है और इस लिहाज से यह जो टर्म है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बातचीत करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 में पंचामृत की बात कही थी और ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंचामृत का मतलब यहाँ पर क्या क्या है और पंचामृत में किन किन टारगेट्स की बात की गई है। पहला महत्वपूर्ण टारगेट तो यही है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी डेवलप की जाए भारत के द्वारा और ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कब तक ये टारगेट अचीव करने की बात की गई है, 2030 तक 500 गीगावाट। नेक्स्ट जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि फुलफिल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, यानी 2030 तक जो भी हमारे ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, ऊर्जा ज़रूरतें हैं, उसका लगभग 50% रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा किया जाना चाहिए और ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 2030 तक 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिडक्शन की बात भी की गई है। इसके साथ साथ 2030 तक ही 45% से नीचे कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की बात की गई है। ये सभी जो टारगेट्स हैं 2030 तक के हिसाब से किए गए हैं। इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करने की भी बात प्रधानमंत्री जी ने की है और ये चूँकि 5 बातें यहाँ पर दर्शा रही हैं कि यही पंचामृत के अंतर्गत बातें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंतर्गत की गई थी। तो 4 जो लक्ष्य हैं, 4 जो टारगेट्स हैं वो 2030 तक पूरा करना है और एक जो टारगेट है वो 2070 तक पूरा करना है। 2070 तक कौन सा टारगेट पूरा करना है, तो नेट जीरो का टारगेट इस समय तक पूरा करना है। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो 2030 तक अचीव करने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं, आगे की खबर देखते हैं। अगली खबर है कि GRII यानी कि ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। ये शुरू किया गया है और इसमें 10 ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंटल रेजिलियंस के प्रति फोकस किया गया है और इस लिहाज से यह जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसमें 2 चीज़ों पर फोकस किया गया है। पहला तो ये कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं उसमें पर्यावरण हितैषी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें ध्यान में रखी गई हैं, इको फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें ध्यान में रखी गई हैं, या फिर क्या ऐसा भी है कि कोई ऐसे बिल्डिंग्स भी बनाए जा रहे हैं जिनमें इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो इन दोनों ही नज़रियों से यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने की बात की जा रही है और इसके हिसाब से इस पर ध्यान दिया जाएगा कि क्लाइमेट रेजिलियंस के क्षेत्र में किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और किस हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही है। आगे बात करते हैं, यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इमिशन गैप रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा कि इमिशन गैप रिपोर्ट जो है यूनेप के द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो डाटाज इसमें दिए गए हैं वो एक बार देख लेना ज़रूरी है। 2020 की यदि हम बात करें तो उस दौरान जो एमिशंस हुए हैं वो बहुत ही रिलायबल थे या फिर बहुत ही कम रहे थे। लगभग 5.5% के हिसाब से ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन 2020 में दर्ज किया गया। लेकिन आफ्टर दैट पीरियड हुआ क्या कि इस कंसंट्रेशन में फिर से वही स्थिति आ गई जैसा कि कोविड-19 की शुरुआत के पहले की स्थिति थी। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर दिख रहा है कि कोविड-19 के दौरान या फिर 2020 के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन में अपेक्षाकृत कमी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि G20 कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर जो परफॉर्मेंस रहा है INDC का मतलब क्या हुआ, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये जो INDC है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत लाया गया था और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने ऐसे देश हैं जो कि INDC
के टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं और इसमें इंडिया भी शामिल है और कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं और इनमें अभी के हिसाब से 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस दिशा में कोई खास गतिविधि नहीं कर रहे हैं। आगे यदि हम बात करें तो नेट जीरो एमिशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें कुछ बातें कही गई हैं। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करते हुए उसे जीरो तक लाना और इस हिसाब से इसे नेट जीरो के अंतर्गत रखा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर क्या है। नेक्स्ट खबर है कि लगभग 100 कंट्रीज़ ने कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर साइन किया है और ये यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के तौर पर सामने आता है कि कुनमिंग डिक्लेरेशन का संबंध किस चीज़ से है, तो इसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है। और इससे पहले मैंने आपके साथ चर्चा की सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन, वो उसका संबंध किससे था, तो उसका संबंध डैश डैश से था। आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुनमिंग डिक्लेरेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इस पर बातचीत की गई थी कि एक हम ऐसा डिक्लेरेशन लाएंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम करे। इसमें ये कहा गया है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये महत्वपूर्ण थीम है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, एक और चीज़ इसमें ये ध्यान रखने लायक है कि ये बाइंडिंग इन नेचर है या नहीं, तो इसका सवाल है, इस प्रश्न का जवाब है कि नहीं, ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। आगे देखते हैं। यदि हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर बातचीत करें, बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात बराबर है, तो जो CBD है वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये ध्यान रखिएगा कि जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, जबकि जो CBD है यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये बाइंडिंग इन नेचर है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है ना, ये ध्यान में रखना होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इस पर फोकस किया गया है CBD के अंतर्गत। और इससे जुड़े हुए कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं जैसे कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स इसी से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका ही एकमात्र ऐसा UN कंट्री है जो कि इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। और इसके साथ साथ 30/30 टारगेट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। 30/30 का मतलब हुआ कि 2030 तक जो पृथ्वी के 30% स्थल और जलीय क्षेत्र हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंतर्गत लाया जा सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट रखा गया है। 30/30 यानी कि 2030 तक 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एंड ओशियन एरिया टू बी कवर्ड अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, है ना, इस पर फोकस किया गया है, ये ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं। अगली खबर है कि भारत के 2 और बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है कि ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है और इसे कौन जारी करता है और भारत में कुल कितने ऐसे बीचेस हैं, इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ब्लू फ्लैग टैग FEE इसके द्वारा जारी किया जाता है। FEE का मतलब हुआ फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत में 2 और ऐसे ब्लू फ्लैग बीच बन गए हैं, यानी कि अब जो है भारत में कुल 10 ब्लू फ्लैग टैग वाले बीच बन गए हैं। ये सभी कौन कौन से हैं? शिवराजपुर, गोगलू, पारदुबिद्री और कासरकोट, कप्पड़, कोवलम बीच, एडन बीच, राधानगर अंडमान निकोबार में, ऋषिकोंडा और गोल्डन। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 बीचेज हैं जो कि भारत में ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त कर चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा और आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, है ना। ये आप यदि जानते हो तो बता दीजिएगा, काउंट करके ही बता दीजिएगा या फिर मैप से देख कर ही बताइएगा। एनीवे, आगे बात करते हैं कि ब्लू फ्लैग टैग के अंतर्गत क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि बीच को ब्लू फ्लैग टैग देने की मुहिम क्यों छेड़ी गई है। जाहिर इसका मतलब सीधा सा यही है कि जो समुद्री बीचेज हैं उनको इन्वायरमेंटली या फिर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर बनाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, जो भी प्रदूषण होता है बीच पर उसे कम किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके धीरे धीरे, और साथ ही वहाँ पर जो बाथिंग या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित जो गतिविधियां हैं इस पर ध्यान दिया जा सके, और साथ ही सुरक्षा को भी फोकस किया जा सके। इन सभी चीज़ों पर यहाँ बल देने की कोशिश की जाती है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यूनेप, UNWTO और IUCN, यानी कि ये टोटल 4 ऐसे संगठन हैं जिनकी ज्यूरी के माध्यम से ये तय किया जाता है कि कौन से समुद्री बीच को ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा मिले या फिर ना मिले। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो आज की चर्चा में हमने जो भी महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत की उसमें जो महत्वपूर्ण डायमेंशन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं इस पर मैंने आपको हिंट किया। इन सभी न्यूज़ को, इन सभी खबरों को बेहतर तरीके से रिवाइज़ कीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इसमें और क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए उसमें आप उसको देख लीजिए, और इस प्रोग्राम से संबंधित जो भी PDF है वो आपको 1-2 दिन में मिल भी जाएगा। इससे आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करने में आसानी होगी। कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जो मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, बल्कि उसे PDF में भेज दिया है ताकि आपको और डिटेल में उससे संबंधित जो जानकारी है वो मिल सके। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।